युवा कवियों की संख्या क्या है, या नई रचनाएं कितनी आ रही हैं? बहुत कम, क्या ठेस पहुंचाती है युवा? मैं ये सवाल समझ नहीं पाता कि कम आ रही हैं, ज़्यादा आ रही हैं। सवाल ये है कि जिसकी अपनी आत्मा की तलाश में रुचि है वो कविता की तरफ जाएगा, कविता लिखेगा, कविता पढ़ेगा, कविता समझेगा। कविता आत्मा की तलाश। अगर आपका समय ऐसा है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा को खोता जा रहा है, बल्कि भूलता जा रहा है कि वो मनुष्य है, भूलता जा रहा है कि वो केवल ऐन्द्रिक जीवन नहीं है, भूलता जा रहा है कि वो एक चेतना है, तो जिनकी रुचि इसमें इसमें कवि क्या करेगा और कविता भी क्या करेगी? अगर आपकी रुचि ही उसमें नहीं है, मैं बड़ी साफ, मैं ताली बजवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल साफ बात करना पसंद करता हूँ कि अगर स्वयं आपकी रुचि अपने को जानने में नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं जनवा सकता है। ये सीधी सीधी बात है। तो वो लोग जिनकी अपने को, अपने संवेदनात्मक आत्म को जानने में रुचि है, वो कलाओं और कविता की तरफ जाते हैं। जिनकी इसमें रुचि नहीं है, काफ़ी हमारा समय भी इसके लिए जिम्मेदार है कि रुचि क्यों नहीं है। समय ने हमारे को इतना ऐन्द्रिक बना दिया है। आप कहते हैं इसका जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। जीवन स्तर ऊंचे की अगर जो पैमाना आज हम मानते हैं तो गांधी जी महान निम्न स्तर का जीवन जी रहे थे, वो कोई हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं था। तो हमने जीवन स्तर का जो रूप मान लिया कि यह जीवन स्तर है, वो तो ऐन्द्रिक जीवन है। जितनी ज़्यादा केंद्रिक सुविधाएं आपको मिलेगी आपका जीवन, तो मनुष्य अपनी चेतना को खो करके अपने आप को एक केवल मात्र ऐन्द्रिक अस्तित्व में बदलता जा रहा है। और आपकी जो अभी सत्ता की बात हुई थी, सत्ता के कई रूप हैं, राजनीतिक सत्ता ही नहीं, आपकी राज्य सत्ता, आपकी अर्थ सत्ता और सत्ता के जितने दूसरे रूप हैं वो सभी चाहते हैं कि आप केवल ऐन्द्रिक अस्तित्व रहें, आप सोचने विचारने वाले व्यक्ति न बने, क्योंकि इससे सत्ता को हमेशा खतरा महसूस होता है। विचार सत्ता के लिए खतरा है, तो वो नहीं चाहते। अब ये आपको ज़बरदस्ती को विचारवान भी नहीं बना सकता है। आपको इसके लिए स्वयं ही सचेत होना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या किया जा रहा है, मैं किसका उपकरण बन रहा हूँ, शिक्षा मुझे किसका उपकरण बना रही है, बाजार मुझे किसका उपकरण बना रहा है, चैनल और अखबार मुझे किसका उपकरण बना रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। अब मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ। वो मैं समझ रहा था आप क्या कहना चाह रहे थे, इसलिए मैं खुद ही कह रहा हूँ। अब आप ये समझेंगे इस कविता को सुनकर कि आप चाहें तो उसको अंतर्वैयक्तिक संबंधों पे लागू करें, आप चाहें तो उसको एक राजनीतिक कविता समझें, आप चाहें तो इसे एक धार्मिक आध्यात्मिक सत्ता के साथ संबंध पर लागू करें। एक छोटी सी कविता, बहुत मैंने वही 18-20 साल की उम्र में प्रेम कविता भी चाहें तो समझ सकते हैं इसे। एक छोटी सी कविता है। बुरा तो नहीं मानोगे यदि मुझे अब तुम्हारी बांसुरी बने रहना स्वीकार नहीं। बुरा तो नहीं मानोगे यदि मुझे अब तुम्हारी बांसुरी बने रहना स्वीकार नहीं। यह नहीं कि मैं उपेक्षित हुआ, यह नहीं कि मैं उपेक्षित हुआ, बल्कि अधरों पर तुम्हारे सदा सज्जित रहा। किंतु मेरा कब रहा संगीत वह जो मेरे ही रंध्र रंध्र से बहा। किंतु मेरा कब रहा संगीत वह जो मेरे ही रंध्र रंध्र से बहा। मुझसे तो अच्छी रही वह मोर पाँख जो तुम्हारे मुकुट पे चढ़ी। मुझसे तो अच्छी रही वह मोर पाँख जो तुम्हारे मुकुट पे चढ़ी और न भी चढ़ती, पर जिसका सौंदर्य उसका अपना था। यह अंतर क्या कम है कि तुम्हारा संगीत मेरी व्यवस्था है और मोर पाँख का सौंदर्य तुम्हारी। बुरा न मानना, मैं अब तुम्हारी बांसुरी नहीं रहा। क्या बात है, तालियां हो जाए। नरेश सर, क्या आज का सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, क्या कविताओं पर अत्याचार हो रहा है? और मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि आपने ये कहा कि अच्छी कविता कहने पर सजा भी मिलती है, आपसे परसाई जी ने कहा था ऐसा कुछ, तो वो प्रसंग भी आप बताएं। आपको याद है ये पंक्ति कि मैंने परसाई जी से जब पूछा था कविता सुना करके कि क्या इस पर इनाम मिल सकता है, तो उन्होंने कहा था अच्छी कविता पर सज़ा भी मिल सकती है। तो आप क्या सुनना चाह रहे हैं ये बताइए। फिलहाल तो सजा देना चाह रहे हैं, आपको अभी सुना नहीं। आपको जो पूरा प्रसंग था वो आपसे सुनना चाह रहे थे। और दूसरा सवाल तो मेरा था ही, तो क्या है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक जो था अब तो बंद हो गया, क्या वो कविता पर अत्याचार कर रहा है? क्योंकि युवा तो उसका सारा ध्यान वहीं पर है। वो कविता पे नहीं, युवा पर अत्याचार कर रहा है।
अत्याचार तो कवियों पर हो रहा है। अब ये सारे बैठे हैं, सब जानते हैं क्या हो रहा है। आप सिर्फ बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। आप तो बोल रहे हैं अपनी बात और सरकार उन्हीं की चल रही है, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अभी संभव नहीं। अभी आप नहीं सर, ये एक ऐसा मंच जहाँ पर उनको अपने विचारों को रखने की आज़ादी, वो अपने विचार रख रहे हैं। देखिए सर, आगे प्रश्न तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आप बहुत सारे प्रशंसक भी हैं, उनको चाहने वाले हैं या उनके कार्यों को पसंद करने वाले हैं, लेकिन आप अपनी बात रख पा रहे सर इसी समय में, इसी सरकार में? नरेश सर, आप अपनी बात रखें। कवि को ये रोष भी झेलना पड़ता है कई बार। नहीं कोई बात नहीं, इसीलिए तो कहा ही जा रहा है। तो बात अपनी जगह बात अपनी जगह पहुंच रही है ना, अच्छा है। देखिए, ये मंच जो है इस समय भाषा का है जिसने हमें मनुष्य बनाया है। इसमें हर तरह की बात होगी और सच्चाई की बात होगी तो सीने पे लगेगी जाकर के, तो आवाज़ निकलेगी, वहाँ से निकल रही। ये संसद में बहुमत 300 से ज़्यादा का है। ये बहुत बड़ा बहुमत है, बहुत बड़ा बहुमत है। 300 से ज़्यादा सांसद हैं, लेकिन 2 लाइन में इसका एनालिसिस सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में 65% मतदान हुआ है। इसका मतलब क्या कि 35 लोगों को इसकी फिक्र नहीं थी कि पार्टी जीते या हारे, वो मज़े में हैं। 35 लोग मज़े में हैं, उन्हें चिंता नहीं है कि कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी। ये वोट 35 उन लोगों के नहीं हैं जो संसद में पहुंचे हैं। अब बचे 65% वोट हुआ, उसमें 40% उत्तर प्रदेश में 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। 40%, ये 65 का 40% कितना होता है? 26 वोटों की ये सरकार है। 26 और 39 वोट इसके खिलाफ पड़े हैं। वो कहीं 15 हैं, कहीं 20 हैं, कहीं 5 हैं। आज आपका जीवन जो है, आपका कपड़ा है, आपका भोजन है, वो सब राजनीति का शिकार है। नरेश उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैं माफी के साथ आपको क्या टोक रहा कहेंगे? हूं सर, प्रश्न तो यही है कि आज कविता के समय में क्या आपको लगता है कि कवि राजनीति कर रहे हैं या सत्ता विरोधी हो गए? पत्रिकाएं हिंदी की बंद हो रही हैं, किताबों का बिकना कम हो रहा है, रेलवे स्टेशन पर अखबार नहीं खरीद सकते आप। रेलवे स्टेशन पर आप अखबार नहीं खरीद सकते, नहीं है। एच व्हीलर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, अब वहां पे कोका कोला मिल रहा है। लीलाधर जगूटी जी, आज के समय में कविता की स्थिति क्या आप बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं नरेश जी से? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि आज आपका विषय है सुनो कवि। आपका जो मुख्य विषय है आज की गोष्ठी का, अभी जो गोष्ठी हुई पहले उसका विषय कुछ पुकारो, कविता की पुकार थी, और इस गोष्ठी का है सुनो कवि। अब इसमें कवि सुने या कवि सुनाए, ये दोनों में द्वंद्व हो सकता है कि कवि को सुनना भी सीखना चाहिए, कवि को सुनाना भी सीखना चाहिए, और कवि को कुछ
याद करना भी सिखाना चाहिए, सिर्फ भूल जाना ही नहीं सीखना चाहिए। जब सुनो कवि की बात हो रही है, किस कवि की बात हो रही है? अभी थोड़ी देर पहले जो गोष्ठी हुई उसमें ये सवाल उठा भी था और बहुत अच्छे तरीके से अशोक जी ने भी, अरुण कमल जी ने और अनामिका जी ने इन चीज़ों को डिस्कस किया। आज हिंदी भाषा का जो कलेवर है उसको कविता के भरोसे या साहित्य के भरोसे या नाटक के भरोसे या साहित्य की अनेक विधाएं हैं, उन सब के भरोसे हम छोड़ देते हैं, छोड़ना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि जीवन की दृष्टि अलग है। साहित्य की दृष्टि जीवन की दृष्टि से पैदा होती है, इसलिए अनेक तरह के शब्द हिंदी में आ जाते हैं, अनेक तरह की भाषाएं हिंदी में आ जाती हैं। वो घुसपैठ नहीं है, वो समन्वय है। वो मैं समझता हूँ कि एक नई दृष्टि हम अपनी भाषा में जिन शब्दों की कमी है उन शब्दों को शामिल करना चाहते हैं, और ये बुरी बात नहीं है। ये कहना कि अच्छी हिंदी क्या होती है, ख़राब हिंदी क्या होती है, ये थोड़ा ये विषय मुझे कुछ विषयांतर का एक पहलू लगता है। इसलिए होना तो ये चाहिए कि हमको अंग्रेजी से भी सीखना चाहिए, उर्दू से भी सीखना चाहिए और संस्कृत से भी सीखना चाहिए। ये बात कही गई है और अच्छी बात कही गई है। लेकिन सवाल ये है कि अंग्रेजी ने तो हिंदी से सीखा, अंग्रेजी तो जंगल भी ले गई, अंग्रेजी में जंगल भी है। हमारी डिक्शनरी इतनी कमज़ोर क्यों है? हिंदी की डिक्शनरी इतनी लचर क्यों है, इतनी विपन्न क्यों है हिंदी की डिक्शनरी कि वो केवल बहुत कठिन शब्दों की ही ढूंढ में रहती है। अगर कहीं से आदिवासी इलाके से कोई शब्द आया है तो वो हमारी डिक्शनरी में नहीं मिलता है। हमारी डिक्शनरी में केवल शास्त्रीय शब्द ही क्यों मिलते हैं? जीवन के शब्द भी मिलने चाहिए। और अंग्रेजी इसीलिए बड़ी भाषा बन पाई कि वो जितने देशों में अंग्रेज गए उतने देशों के शब्द भी वो अपने साथ ले गए। वो उनके संपत्ति भी ले गए, उनके शब्द भी ले गए और अपनी गरीबी मिटाने के लिए उन्होंने काम किया। हम इस रहस्य को नहीं समझ पाए, हम अभी भी रूढ़िवादी बने हुए हैं। इसलिए ये अच्छा प्रयास है आपका कि कवि सुनाए ही नहीं, सुने भी, और कवि सुन रहा है और कवि सुनाएगा भी। नंदकिशोर जी, हिंदी ऐसी भाषा जिसमें जैसा कहा जाता है वैसे ही लिखा जाता है, या जैसे लिखा जाता है वैसे ही कहा जाता है, लेकिन ये युवाओं तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आपसे इससे पहले सेशन में भी इस पर बात हुई थी। कहाँ पर कमी है, किस में कमी है? क्या सरकारों को दोष देना या फिर कवियों की तरफ से भी कुछ ऐसा है कि शायद वैसी चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं? देखिए, मैं प्रचार वगैरह की बात तो नहीं जानता, क्योंकि मैं कविता को कोई कमोडिटी नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि कविता मनुष्य की आत्मा की संवेदनात्मक पहचान है, उसकी संवेदनात्मक तलाश है। पिछली शताब्दी में एक बड़े महान मनोवैज्ञानिक यूंग ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का शीर्षक ही था मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ ए सोल, आधुनिक मनुष्य आत्मा की तलाश में। तो ये जो मनुष्य की आत्मा काफ़ी समय से धीरे धीरे गुम सी होती जा रही है। कविता और कलाएं और अन्य चीज़ें भी अपने अपने तरीके से करती होंगी, मैं नहीं जानता, पर कविताएं और कलाएं मूलतः उसी आत्म की तलाश की प्रक्रियाएं हैं। वो उस आत्म की तलाश में केवल कोई वैयक्तिक मनुष्य नहीं है, केवल उसमें समय भी है। वो समय की भी आत्मा की तलाश करता है। समय में आत्मा कहाँ लुप्त हो गई है इसकी भी तलाश कभी। अभी जैसा नरेश जी ने कहा कि इस समय जितना झूठ बोला जा रहा है उतना कभी नहीं बोला गया, वो सही है, क्योंकि इस आत्मा के लुप्त होने के कारणों में झूठ भी एक है कि जितना झूठ बोला जाएगा अपनी आत्मा की तरफ से आप उतना ही निर्लिप्त होते चले जाएंगे। लेकिन सर एक सवाल ये तो इसलिए मैं ये मानता हूँ। और जब आपने युवा वर्ग का कहा कि क्या वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही है, मैं केवल यही उनसे कहना चाहूँगा कि अपनी आत्मा की तलाश करिए, आप कविता तक पहुँच जाएंगे।